नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। आज की बहस और आज की जो चर्चा होने वाली है इस बात को लेकर कि आतंकी कहीं भी गिरफ्तार हो, बिहार से उसका कनेक्शन क्या है, आतंकियों का पता बिहार क्यों बनता जा रहा है, हम सीमांचल और मिथिलांचल को उसकी संस्कृति के तौर पर क्यों याद नहीं रखते, क्यों चर्चा नहीं करते, बजाय इसके कि जो भी आतंकी पकड़ा जाए देश के किसी भी कोने में वो बिहार का है, उसका पता बिहार से है, उसका कनेक्शन बिहार से है, बिहार के उस इलाके से है जहां पर एक खास समुदाय के लोग रहते हैं। तो क्या वहां तक सुविधाएं नहीं पहुंचती, वहां तक खाना नहीं पहुंचता, वहां तक बिजली नहीं पहुंचती, वहां राशन नहीं पहुंचता? तो फिर यह माइंडसेट की बात होती है कि आतंकी या फिर जो एक बड़ा स्लीपर सेल है किसी के इशारे पर काम कर रहा है, वो चाहता क्या है, किस तरीके से एक बड़ी आबादी को इफेक्ट पहुंचाने के लिए वो कोशिशें कर रहा है। तो आतंकी अशरफ का बिहार का कनेक्शन सामने आ रहा है कुछ प्रमाण पत्रों के जरिए, जिसमें उसने खुद के लिए वैसे दस्तावेजों को सबूतों की तरह इस्तेमाल किया, वैसे लोगों की एक पूरी फौज है इसके पीछे, जो लोग इसे सपोर्ट उन्होंने किया। और आज की तारीख में जब जांच हो रही है, तफ्तीश हो रही है, तो एक एक कर मामले सामने आ रहे हैं। हमारे साथ हरेंद्र प्रताप पूर्व एमएलसी मौजूद हैं, संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से, एजाज अहमद प्रवक्ता आरजेडी से, अरुण कुमार पांडे वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है। सभी का एक साथ हम स्वागत करना चाहेंगे। कमी कहां रह गई, क्या हुआ? और यह आंकड़ा आज का नहीं है, देश में बड़े बड़े धमाके हुए, कनेक्शन जुड़ता है बिहार से। दरभंगा को एक मॉड्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। भाई, गिरफ्तारी बिहार पुलिस क्यों नहीं करती? सवाल इस बात को लेकर है। हर आतंकी का पता बिहार का होगा, गिरफ्तारी होगी देश के अलग अलग कोनों में, तो बिहार की पुलिस, बिहार का सूचना तंत्र क्या कर रहा है? सवाल सरकार से भी है कि सरकार ने अगर सब कुछ दे दिया तो फिर जरूरत किस बात की थी? क्या बंदूक उठाना शौक है, बारूद से खेलना शौक है, या फिर कुछ लोग जो इन्हें भ्रमित कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि यहां आतंक की पैदावार ज्यादा हो? तो क्या उनका मंसूबा एक दो दिन का तो है नहीं, सालों की प्रैक्टिस है, माइंड वॉश में वक्त लगता है। तो इतना वक्त किसने दे दिया? आपका सूचना तंत्र क्या कर रहा था? सवाल तो वहां भी है। हरेंद्र प्रताप जी, आपसे शुरू करते हैं। आपने किताब लिख दी है, उस किताब का छोटा जिक्र करते हुए बड़ी बात हमें जरूर बताइए कि आखिर ये आतंकियों का पनाहगार क्यों बनता जा रहा है बिहार? सवाल बार बार हम पूछेंगे जब जब कोई आतंकी या फिर उससे जुड़े हुए कागजात अगर बिहार से जुड़ेंगे। क्या कर रही है बिहार की पुलिस और सरकार? हरेंद्र प्रताप जी। आवाज विवेक जी। हाँ विवेक जी, ये मेरी पुस्तक है, 2006 में प्रकाशित हुई है, बिहार पर मंडराता खतरा। इसमें बिहार के अंदर जो आतंकवाद का मैंने 94 से 1994 से सारे लिंक का और इसमें डिटेल लिखा भी है, और बिहार में क्या हो रहा है इसका उल्लेख है। लेकिन अभी जो लेटेस्ट विषय चला है, आप जितना समय दीजिएगा मैं उतना विषय रखूंगा। ये पहली घटना नहीं है, किशनगंज से ही आप 2000, ये दूसरा कागज मैं दिखा रहा हूं आपको, अलकायदा का एक आतंकवादी पकड़ा गया था, उसका नाम है सुमन हक। मेरी आवाज जा रही है? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुन रहे हैं। हेलो जी, सुन पा रहे हैं। हाँ, सुमन हक का 18 सितंबर को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया। उसके पास जो आईडी मिला है वो किशनगंज का है। यानी ये जो अभी आतंकवादी पाकिस्तान का अशरफ पकड़ा गया है, इसके पहले 217 में भी आईडी किशनगंज का मिला था। मैं तीसरा आपको बता दूं, ये है 2002 का 22 जनवरी, कलकत्ता में याद होगा लोगों को, अमेरिकन
इंफॉर्मेशन सेंटर पर अटैक हुआ था, जी जी, जिसमें 5 पुलिस वाले मारे गए थे। उसमें आफ्ताब अंसारी उर्फ फरहान मलिक, उसका पासपोर्ट बिहार शरीफ से रिकमेंड होकर के आया था, पटना में बना था। यानी यहां बिहार में आप आतंकवादी पासपोर्ट, हाँ आवाज आ रही है कि नहीं? बिल्कुल आ रही है, बिल्कुल आ रही है, आप कहते रहें, सुन रहे हैं हम। अच्छा, तो बिहार से पासपोर्ट बनता है, बिहार से उनका आईडी कार्ड बनता है, बिहार के अंदर, ये आज से नहीं हो रहा है, 1994 में यहाँ के पुलिस महानिदेशक ने बीपी जैन ने लिखा था कि बिहार में आईएसआई की गतिविधियां बढ़ गई है। मैं इसमें एफआईआर की प्रति मेरी है। 1995 में ये जो तालिबान जो है, ये तालिबान के 12 लोगों को 2 भाई लेकर के आ रहे थे। इन्होंने पुलिस के सामने स्वीकार किया, ये दोनों सहरसा के नौहट्टा के रहने वाले थे। उनका नाम था सबीर अहमद और दूसरा जो था छोट भाई उनका मोहम्मद अहमद। दोनों जीप से और ले जा रहे थे कटिहार होते हुए किशनगंज, ये तालिबानियों को। इनको पकड़ा कस्टम ने, बिहार पुलिस ने नहीं पकड़ा है, कस्टम ने पकड़ा है। ये केस है वीरपुर सुपौल, 1 फरवरी 1995। एक मिनट हरेंद्र प्रताप जी, संतोष पाठक जी जवाब दीजिए। संतोष पाठक, किसी एक सरकार की बात नहीं कर रहे हैं, जब का निशान है, जब की तारीख है, जो साल था, हम किसी एक सरकार को, एक किसी मुख्यमंत्री को, एक किसी डीजीपी को, एक किसी पुलिसिया तंत्र को, खुफिया तंत्र को निशाने पर नहीं ले रहे, सवालों के निशाने पर नहीं ले रहे। एक बात स्पष्ट है, दिमाग से इस बात को निकाल लीजिए, हमें जवाब दीजिए। सरकार आपकी है और ये आरोप है, ये किताब एक आरोप है जो दिखा रहे हैं, हम एक एक कर बता रहे हैं कब कब घटनाएं घटी। इस कनेक्शन को समझ पाने में, अपने तंत्र को विकसित कर पाने में संतोष जी क्या आप फेल हैं? नहीं विवेक जी, इस पूरे मसले को बहुत गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। जब से हमारी केंद्र में सरकार आई है, हम लोगों ने लगातार वैश्विक मंचों से लेकर राष्ट्रीय परिदृश्य में सभी जगहों पर यह जरूर बताया है कि आतंकवाद से बड़ा खतरा इंसानियत के सामने आज के डेट में दुनिया के में कहीं और कुछ नहीं है। लेकिन बिहार में सुशासन की सरकार बनने के बाद, जब से हम सरकार में आए हैं, तो इनका सारा नेक्सस, जब भी इन्होंने अपना सिर उठाया है, बिहार से जो भी कनेक्शन निकले हों, सब लोगों को कहीं ना कहीं हम लोगों ने पकड़ा है और उनको कानून के दायरे में लाकर उनसे पूछताछ भी की है और उन पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन विवेक जी, ये जो पूरा जो मंसूबा है, ये जो पूरा नेक्सचर है, इसको भी समझने की आवश्यकता है। मुख्य रूप से जो छद्म सेक्युलरिज्म का जो पूरा खेल इस देश में आजादी के बाद से चलाया गया, और खास करके जब से इंदिरा गांधी जी ने 76वां संशोधन किया संविधान में, और उसमें सेक्युलरिज्म शब्द को जब से जोड़ा है, तब से इस देश में आतंकवाद एक लगातार एक महत्वपूर्ण मसला होता चला गया है। निवेदन है आपसे, मैं सिर्फ एक विषय इसमें जोड़ना चाहता हूं। संतोष पाठक जी, बस इतना कहना चाह रहे हैं, आपकी पुलिस क्यों नहीं पकड़ पा रही है, इसका आंसर दे दीजिए। नहीं, हमारी पुलिस मुस्तैदी से काम कर रही है विवेक जी, ऐसा नहीं है। बिहार में जो भी घटनाएं हुई हैं, पहले गया में एक घटना हुई थी महाबोधि मंदिर में, उसके बाद अभी ये बनाकर सीआईडी की एक टीम लगाकर हम लोगों ने भी दरभंगा में इस मॉड्यूल को पर्दाफाश किया है। एनआईए लगातार अपना इन्वेस्टिगेशन कर रही है। बिहार ठीक है, हरेंद्र जी आपके बगल में बैठे, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, जैसा मैंने आपको कहा, ये जो तालिबानी जा रहे थे, तो बिहार पुलिस ने नहीं पकड़ा, कस्टम ने इनको पकड़ा। और पकड़ने के बाद जब इनको फिर दोबारा पकड़ा गया 98 में, पकड़ के बिहार पुलिस ने क्या किया है, ये किताब उसका दस्तावेज है, मैंने नाम दिया है, अगर किसी को हिम्मत है तो मेरे ऊपर केस कर सकता है। मैंने उस एसपी का नाम दिया है जिसने इस केस को खत्म किया। ये केस 1998 में जो फिर 2 पकड़े गए थे आतंकवादी, जी जी, उसके अंदर उनकी जांच का दिया गया था आरक्षी उप अनुमंडल आरक्षी अधीक्षक वीरपुर को। उसने लिखा है कि ये दोनों आतंकवादी हैं और आतंकवादी जान पड़ते हैं। लेकिन उस समय सुपौल के
एसपी उन्होंने क्या रिपोर्ट दिया, आरक्षी अधीक्षक सुपौल सुहेल अख्तर, मेरी किताब में है, सुहेल अख्तर अगर रिटायर भी कर गए हैं, अगर कहीं है तो मेरे ऊपर केस करें, मैं एफआईआर की कॉपी अपनी किताब में छापा हूं। उन्होंने क्या लिखा, एक तरफ अनुमंडल पदाधिकारी और अनुमंडल आरक्षी अधीक्षक लिखता है गलत प्रवृत्ति और आतंकवादी गतिविधि के जान पड़ते हैं और छुप कर नेपाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर अपना गलत उद्देश्य की पूर्ति करना चाहते थे, संजोग बस पकड़ा गए। और उसको एसपी ने क्या कहा, सुहेल अख्तर ने, अब तक के अनुसंधान से बात प्रकाश में आई है, दोनों गिरफ्तार किए गए अभियुक्त तो बंबई के निवासी हैं, कलकत्ता में रहकर लुंगी बेचने का काम करते हैं, दोनों घूमने के ख्याल से सीढ़ी घूरी होते हुए नेपाल घूमने चले आए। उन दोनों को जानकारी नहीं हुई, भंटावाड़ी से भीमनगर होते हुए राघोपुर ट्रेन से पकड़कर बरौनी जाना चाहते थे, कहानी रच दी गई, कलकत्ता जाना चाहते थे। पूरे केस को एसपी ने खत्म किया। बताइए, सिलीगुड़ी से बरौनी आके कलकत्ता क्यों कोई जाएगा? सिलीगुड़ी से डायरेक्ट कलकत्ता की ट्रेन थी, लेकिन एसपी साहब ने इस केस को खत्म किया। ऐसे कई केस हैं, मैं सारे केस का उल्लेख कर दूंगा। संतोष जी, ये सब हो रहा है बिहार में। संतोष जी, आप बाकी छोड़ दिए, आसीन भटकर को क्या बिहार की पुलिस ने पकड़ा था? उसको एनआईए ने आके नेपाल का रक्सौल में पकड़ा था। बिहार की पुलिस किसी आतंकवादी को नहीं पकड़ी है। अभी लेटेस्ट पकड़ा गया है। संतोष पाठक जी, आप बता दीजिए। हरेंद्र जी, एक मिनट। संतोष पाठक जी, आप बताइए। की पुलिस आई है, बिहार की विवेक जी पकड़ती नहीं है। विवेक जी, इस विषय पर जो मानसिकता है, इस मानसिकता को भी समझने की आवश्यकता है विवेक जी। किसी एक राज्य सरकार की पुलिस, किसी अन्य राज्य सरकार की पुलिस, इसको इस संदर्भ में नहीं देखना चाहिए। आतंकवाद एक ग्लोबल इशू है और भारत उससे लंबे समय से पीड़ित है। सारे इशू मिलकर और आतंक का शिशु यही जन्म लेगा क्या? ये किन लोगों की वजह से है, इसको भी हमें समझना चाहिए। मदनी जब गिरफ्तार हुए थे विवेक जी, बिहार में जो मदनी गिरफ्तार हुए, उन्होंने एक बयान दिया कि हमारा जो गठजोड़ है बिहार के नक्सली तत्व हैं उनके साथ भी है। और बिहार में आज के डेट में नक्सली तत्व जो है राजनीतिक तौर पर किस दल के साथ आप नक्सलियों की तरफ मत मोड़िए, हम आतंकियों की तरफ मोड़ रहे हैं। को समझना होगा। नहीं, नक्सलियों का नेक्सस जो है उसके लिए अलग से डिबेट कर लेंगे। मैं इस पूरे नेक्सस की बात कर रहा हूं, इस नेक्सस को समझना होगा। नहीं, नेक्सस को समझना है। आप नेक्सस को क्यों नहीं समझा पा रहे? आप आतंकी पकड़ा जाता है, किन किन लोगों ने मदद की, कितना बड़ा अभी तक सर्कल उसने बना लिया। 2005 की बात है, 2005 में वो आता है और 5 से लेकर अभी 21 की बात कीजिए, 22 की अब बात कीजिए, देश में कहीं नहीं घटी है। नहीं, इस चीज को जहां भी कोई हरकत होती है विवेक जी, हम लोग उस हमारे साथ अरुण पांडे हैं, उससे पहले चलते हैं उनके पास। अरुण पांडे जी, गतिविधियां बढ़ती जा रही है, स्लीपर सेल की बात होती रही है, बिहार पुलिस गिरफ्तार कर पाई, कितना सहयोग कर पाई पता नहीं चला। दिल्ली से गिरफ्तारी होने पर हमें पता चला कि एक आतंकी पकड़ा गया जो पाकिस्तान का रहने वाला था। इस पूरे नेक्सस को समझ पाने में क्या हमसे देर हो गई, या फिर बिहार पुलिस का जो एक बड़ा कुनबा है जो बराबर कहता है कि हमारी तकनीक अच्छी है, हम उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं, हमारे बजट उस पर बढ़ता जा रहा है, लेकिन एक भी आतंकी बिहार से गिरफ्तार नहीं हो पा रहा? ये बिहार, ये बहुत अहम मुद्दा है। पूरी बात तो मैं सब और लोगों ने जो इस डिबेट में शामिल हुए हैं जी जी क्या बात बोले मैं तो नहीं सुन पाया हूँ, लेकिन इतना अहम विषय जो आपने उठाया है, और आतंकी का बिहार कनेक्शन कुछ पुराना नहीं है, आपको याद होगा। लेकिन ये दुखद है कि पिछले 30 वर्षों से, खास करके या उसके पहले भी, यहाँ जो वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति में आज तक यहाँ 2014 में जब यहाँ देन प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नरेंद्र मोदी की गांधी मैदान में सभा हुई थी, और आपको उसके पहले बिहार में एटीएस नाम की कोई चीज नहीं थी। आप समझ सकते हैं कि बिहार में आतंकी कनेक्शन जो बिहार से रहा है ये कोई पुराना रहा है, लेकिन हम कितना कंसर्न रहे ये बहुत अहम विषय है। बिल्कुल, आपकी इस चर्चा के बाद जो विषय जुड़ना चाहिए, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है, देश की सुरक्षा का सवाल है, आंतरिक सुरक्षा का सवाल है। और हमारे देश में आकर के जिस तरह से कई घटनाएं, आपको याद होगा अभी 3 महीना पहले 10-15 दिन के अंतराल में 3 बम, बांका में बम विस्फोट की घटना हुई, छपरा में, दरभंगा में कहीं स्टेशन पर बरामद हुआ था। और ये जो इंडिविजुअल कनेक्शन, ही तो पाकिस्तानी गिरफ्तार हुआ है अभी जो लक्ष्मीपुर में दिल्ली में, और 10 साल पहले सोचिए कि बांग्लादेश से सिलीगुड़ी के रास्ते से आया, किशनगंज में उसने वहां मुखिया से पहचान पत्र बनवा ली, और 10 साल से भारत में रह रहा था।
दिल्ली में उसने शादी कर ली और जो एक भेष बदल करके जो कुछ कर रहा था, ये सचमुच बहुत बड़ा कंसर्न विषय है। और इसको आज जो आप डिबेट में इस विषय को जो आपने उठाया है, हम और अपने जो राजनीति के चश्मे से नहीं देखना चाहिए इसको। यदि देश ही सुरक्षित नहीं रहेगा, हम आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, राजनीति तो कल होती रहेगी। इसलिए बिहार का जो कनेक्शन है, आपको इसको इस रूप इस में बात को देखा जाना बिल्कुल चाहिए। मानना होगा अरुण पांडे जी, बिल्कुल सही कहा आपने, इस बात को हमें मानना होगा। एजाज अहमद साहब प्रवक्ता आरजेडी से हमारे साथ मौजूद है। एजाज साहब, किसी एक काल की बात नहीं है, किसी एक कालखंड की बात नहीं है, किसी एक सत्ता नशी के समय की बात नहीं है, यह चलता आया है। हम ब्रेक की बात कर रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी विडंबना यह है कि आतंकवाद को हम लोग धार्मिक चश्मे से देखने का काम करते हैं। इसको धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें समग्र रूप से देखने की आवश्यकता है। आतंकवाद को कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता है और इसमें जो संरक्षण देने वाले पदाधिकारी हैं उन पर क्या अब तक कार्रवाई हुई है, ये सरकार को जवाब देना चाहिए। जो भी आतंकी कनेक्शन के लोग पकड़ाए हैं या उनका जो आईडी बना है वो बिना पदाधिकारियों के मिली भगत के नहीं बन सकता है, तो उन पदाधिकारियों पर क्या कार्रवाई हुई, राज्य सरकार ने उन लोगों को चिन्हित किया कि नहीं किया जिन लोगों ने इसमें मदद करने का काम किया है। दूसरे ये है कि आपने देखा होगा कि जिस तरह से आतंकवाद को ग्लोबल जो आज पैमाने पर है उसको हम धार्मिक चश्मे से देखते हैं। धार्मिक चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है जी। और एक बात और कहना हमारे पहले एजाज सबको सुनिए। आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जब केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी और 2016 में इन्होंने नोटबंदी करने का काम किया और नोटबंदी के समय इन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नोटबंदी का आतंकवाद से क्या संबंध हो सकता है? नहीं है, रुक जाइए संतोष पाठक, ये सब बेकार की बातें हैं विवेक जी। संतोष पाठक जी आतंकवाद को रोकेगा। हम लोगों ने एक महत्वपूर्ण विषय है, क्यों नहीं है भाई? अभी इन्होंने कहा कि आतंकवाद को धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता नहीं है। की राजनीति है उसको रोकने अभी जो कश्मीर में हुआ है, सबसे बड़ी 5 लोगों को उनका धर्म पूछकर उनको तलवार से और गोली से हत्या कर दी गई, उसमें धर्म का एंगल नहीं है तो क्या है? संतोष पाठक जी, आपसे तो एक ही सवाल किया गया था, आपसे एक ही सवाल है। वरिष्ठ पत्रकार अरुण पांडे जी भी यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि भाई इसको राजनीतिक चश्मे से क्यों देखते हैं। ठीक है, उस चश्मे से हम नहीं देख रहे हैं संतोष जी, राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, बिहार का सवाल है। अब बिहार का सीमांचल और मिथिलांचल क्या जाएगा? इस्लाम का विषय है, क्यों नहीं बदल पाए आप इसे? आतंकवाद आपकी सरकार आप क्यों नहीं बदल पाई इसे? ये नैरेटिव समाधान मिलेगा, क्यों नहीं बदला इसे? की आवश्यकता नहीं है। नहीं, गलत बात है। एक मिनट एजाज अहमद, एक मिनट एजाज अहमद जी, एक मिनट, सबको एकजुट होकर के लड़ना ठीक है एजाज अहमद जी, एक मिनट। धार्मिक चश्मे से देखने की आवश्यकता संतोष पाठक जी, आप जवाब देंगे इसका? ये नैरेटिव क्यों नहीं बदल पा रहे हैं? कोई चिकन ने कहेगा, यही कह रहा हूं विवेक जी, कोई चिकन ने कहेगा उसे काट देने की बात करेगा, क्यों? परव्यू में देखने की आवश्यकता है। आतंकवाद को होलिस्टिकली देखने की आवश्यकता है कि इसका इंसेप्शन कैसे होता है, ये पैदा क्यों हो रहा है हमारे देश में, आप बिहार में पकड़ पाए या दुनिया में क्या? एक आम आदमी जो माता खाता है वो पकड़ेगा, पदाधिकारियों का रिक्शा चलाने वाला पकड़ेगा, बेचारा ठेला चलाने वाला पकड़ेगा, ऑटो चलाने वाला पकड़ेगा। आपने क्या कार्रवाई किया, स्पष्ट कीजिए। मजबूर हो जा रहे हैं उनके संबंध में आप स्पष्ट कीजिए। आतंकवाद को जो भी बात मत अभी बदलिए। आपके हरिंदर जी ने ही कहा कि बिहार पुलिस इस मामले में फेलियर रही है। बेकार की बात यह है, संतोष पाठक जी, बेकार की बात यह है, जवाब सुन लीजिए, बेकार की बात यह है कि बराबर उसे चादर उड़ाते रहिए। बेकार की बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी सेट है वो कुछ कर नहीं रहे हैं। फैल रही है, तो आपने अब तक क्या कार्रवाई की है? विवेक जी, अभी हमारे केंद्र में जो सरकार चल रही है, चलिए आतंकियों का पता बिहार में, उस पर एक बड़ी बहस होनी चाहिए। भगवान न करे कि वो आतंकी अपने मंसूबों में कामयाब हो जाए, ईश्वर न करे कि कोई धमाका हो जाए। लेकिन दुख की बात यह है कि जिस बिहार को लोग जिस तरीके से जानते हैं, ज्ञान भूमि के तौर पर जानते हैं, बुद्ध की जमीन के तौर पर जानते हैं, महावीर की जमीन के तौर पर जानते हैं, आप आतंक के तौर पर अगर जानेंगे, ये सवाल बड़ा है, ये नहीं होना चाहिए। और जिनकी सरकार, उन्हें सोचने की जरूरत है। और जो विपक्ष में बैठे हैं उन्हें भी जरूरत है कि आप सरकार के कॉलर को पकड़ें, उनके कुर्तों को पकड़ें और सवाल पूछें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।